नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबसे मैं ये अपेक्षा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे हम यूपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, आरओ एआरओ की बात करें, तो उन सभी के लिए ये जो लेक्चर्स आपको दिन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री क्विज़ की बात हो या फिर आप देखेंगे चाहे वो क्विक रिवीजन सीरीज़ हो पॉलिटी का फ़िलहाल, या फिर हम देखेंगे कि यूपी स्पेशल जो उत्तर प्रदेश विशेष की जो वीडियोस आई हैं वो हो, या किसी प्रकार के प्रोग्राम जो हमारे द्वारा चैनल पर लाए गए हैं वो आपके आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ही लाए गए हैं। तो प्लीज़ उन सभी वीडियोस को थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप है जिसमें ऑल डिस्कशन होता है, पिंड है वो, वहाँ पर आप उसको क्लिक करके उस ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया उसके सारे पीडीएफ इत्यादि लिंक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आगे भी नए नए इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, तो निरंतर हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आज की अगर लेक्चर की बात करें तो पहला प्रश्न जो है आपका है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शंस रहे आपके कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हमें इसके एक्सप्लेनेशन को समझना होगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की जो गणना है वो भारत के महान शासकों में होती है। वह प्रथम भारत का ऐतिहासिक सम्राट था, ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध भी किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस रहे। तो अभी हमने देखा कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो देखिए यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो मौर्य राजवंश जो है सबसे प्राचीन है, इसका समय 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और फिर वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो आप देखेंगे कि विशाखदत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त तृतीय, समुद्रगुप्त। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपके ऑप्शंस रहे। तो अभी हमने सुना है विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कहता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो किसने किया है? जस्टिन ने किया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के। तो कौटिल्य इतिहास में जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बने तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ये भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो ऋषि चाणक्य ने अपने
पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की सभ्यता चाणक्य से की जाती है, और पुराणों में उसे द्विजर्षव यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम था, तो अभी हमने देखा चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। इस प्रकार से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। देखिए कौटिल्य जो है, आप देखेंगे चाणक्य जिनको बोला गया, उनके द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें इन्होंने राज्य के मंडल सिद्धांत बताए हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र भी सबसे पहले व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार सातवां अंक कौन सा था? तो आप देखेंगे सातवां अंक इसमें मित्र है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान हमें मिलता है। और ऐतिहासिक ये ग्रंथ नहीं है, लेकिन राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है आज का? कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर। ऑप्शन से 1, ठीक है, 2 और तीसरा है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हल मिलता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों का दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान भी है, लेकिन बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कथन 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ गलत था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुर्रल। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या है ना कि आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ रहा है और इसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है, यानी कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो आप देखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप देखेंगे इसका उल्लेख जो है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? आप देखेंगे इसमें बुद्ध घोष की समंत पासादिका के अंतर्गत ये मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था ईंटों का, लकड़ी का, पत्थर का, मिट्टी का? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुग्राहर स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या फिर कपिलवस्तु? तो इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्र से। ठीक है, प्राचीन नगर के अवशेष कुग्राहर स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का? तो इस प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर लगभग सारे भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ था। स्टार्टिंग के विजयों के बाद भी चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था और रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार हमें पता चलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन टी हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख का में आनर्थ और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्य आप देखेंगे गुप्त और द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेखों से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अभी हमने ऊपर समझा था इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। इसी प्रकार और भी इस तरह के वीडियोस आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। अब हम और स्पेसिफिक आपको चीज़ें और डिक्लेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस वीडियो, फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और यहाँ पर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।